स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों फाइनली वक्फ बिल जिसके बारे में पिछले साल से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, इसको सरकार ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड मोस्ट प्रोबेबली आज लोकसभा से और कल राज्यसभा से इस बिल को पास करा दिया जाएगा और बहुत जल्द आपको ये कानून के फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार और ऑपोजिशन दोनों के बीच में आपको काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है इस बिल को लेकर। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि सरकार जानबूझकर कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है और एक प्रकार का डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रही है सोसाइटी के अंदर। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, इसमें बदलाव करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यहां पर 5 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रही है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से चर्चा करूंगा और आपको हर एक चीज इस बिल के बारे में समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इसको लेकर इतनी बहस क्यों हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स बैच आप ले तो जैसे हमारा यूपीएससी का फाउंडेशन बैच हो गया जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इनफैक्ट 2025 में इस साल अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक बैच है, वो भी ले सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो सरकार और ऑपोजिशन दोनों के बीच में आज और कल पार्लियामेंट में मैसिव शोडाउन देखने को मिलेगा और यहां पर आज सबसे पहले लोकसभा के अंदर चर्चा होगी। और मैं आपको बता दूं, यहां पर यह बोला जा रहा है कि आज लोकसभा में लगभग 8 घंटे की ये डिबेट देखने को मिलेगी और आज लोकसभा से इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी और फिर कल जो है इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वहां पर डिस्कशन होगा और उसको भी पास कराने की कोशिश की जाएगी। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि वक्फ का मतलब क्या होता है। देखो, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताता हूं। इस्लामिक प्रैक्टिस है एक प्रकार का वक्फ, जिसके तहत कोई भी पर्सन, मतलब डिपेंड कि आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन से हो, लेकिन हाँ आपका फेथ होना चाहिए। यहां पर कोई भी पर्सन अपनी जो प्रॉपर्टी, अपना जो एसेट है, चाहे वो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मनी हो गया, कुछ भी, वो चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो जब आप उसको डोनेट करते हो ना, तो ये जो इस्लामिक प्रैक्टिस है इसी को वक्फ कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, एक बार आपने डोनेट कर दिया तो वापस आप उसको नहीं ले सकते। मान लीजिए आपका एक जमीन है, वो आपने डोनेट कर दिया वक्फ के पर्पस के लिए, तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते 2 साल बाद कि ये जमीन मुझे वापस दे दो, ये मेरी जमीन थी, एक बार दे दिया। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, आपके पास एक लैंड था और उसको आपने दे दिया कि वहां पर एक स्कूल खोला जाएगा, तो वहां पर स्कूल चल रहा है या फिर मस्जिद है, जो भी है, तो उसके बाद ये जो लैंड होता है ना, वो बेसिकली गॉड की प्रॉपर्टी हो जाती है, अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है और इसी की वजह से वो हमेशा के लिए उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आप उसको वापस नहीं ले सकते, ना तो पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो कुछ ही चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कल आप वहां पर शराब का ठेका खोल दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्क हो गया, स्कूल्स हो गया, ऑर्फनेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, गरीबों के लिए मदद हो गया। सिर्फ इन्हीं सब पर्पसों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जो ओरिजिनल कानून था, वक्फ एक्ट था, वो था आपका 1954 का, ये ध्यान में रखिएगा। फिर आगे चलकर अमेंडमेंट्स आए और जो लेटेस्ट एक्ट है वक्फ एक्ट, वो है आपका 1995 का। तो ये जो सरकार यहां पर 2024 का बिल लेकर आ रही है वक्फ के एक्ट में बदलाव करने के लिए, ये 1995 के एक्ट में बदलाव किया जाएगा। लेकिन इससे बहुत से लोग सहमत नहीं हैं। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने तो अनाउंस किया है कि पूरे देश भर में एजिटेशन करेंगे, फाइट करेंगे इसको लेकर। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कहा है कि यह संविधान के ऊपर हमला है और उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी जानबूझकर सोसाइटी में एक प्रकार का परमानेंट पोलराइजेशन करना चाहती है ताकि इलेक्शन में उसको फायदा हो सके। खैर, जो भी है, ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो 5 सबसे ज्यादा कंटेंशियस प्रोविजंस क्या है, मतलब जो सरकार अमेंडमेंट ला रही है उसमें 5 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है। देखो, सबसे पहला है नॉन मुस्लिम मेंबर। किसमें क्या होता है ना कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज होती है उसको मैनेज कौन करता है, वो मैनेज किया जाता है वक्फ बोर्ड के द्वारा। तो हमारे देश के अंदर अगर आप देखोगे तो एक सेंट्रल लेवल पर एक वक्फ बोर्ड है और हर एक राज्य में आपको स्टेट वक्फ बोर्ड देखने को मिलेगा। तो जो 2024 का सरकार बिल लेकर आई थी उसमें यह कहा गया कि वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम पर्सन भी
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है और साथ ही साथ इस बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होने चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो गया था। अल्टीमेटली क्या था कि ये जो बिल है वो जेपीसी के पास गया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो फाइनली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें 2 अमेंडमेंट सुझाए और ये कहा कि चलो एक काम करते हैं, यहां पर जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो सेक्रेटरी लेवल या उससे हायर होना चाहिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या फिर उससे हायर होना चाहिए। साथ ही साथ उसको नॉलेज होनी चाहिए मुस्लिम लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की, तभी उसको इस बोर्ड के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो भले ही यहां पर इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं ताकि जो यहां पर कांग्रेस पार्टी या फिर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके मुद्दे को सुलझाया जा सके, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्योंकि ये रिलीजियस मैटर है तो रिलीजियस मैटर में उसी धर्म के लोग ही इस बोर्ड के अंदर होने चाहिए, ऐसा यहां पर ऑपोजिशन का कहना है। लेकिन जानबूझकर इसमें नॉन मुस्लिम पर्संस को भी डालने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला मुद्दा यही हो गया कि बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स की एंट्री। फिर दूसरा है यहां पर अब क्या होगा कि सरकार को ज्यादा पावर मिलने जा रही है। देखो 2024 में पिछले साल जब सरकार ये बिल लेकर आई थी तो उसमें यह बोला गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसके पास पावर होगा कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको डिसाइड कर सके कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या फिर गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। और अभी तो क्या है ना कि अभी इस समय जो डिस्प्यूट होता है वो एक्चुअली वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है, ठीक है, लेकिन यहां पर सरकार बिल लाकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह पावर देना चाह रही थी। तो इसको लेकर जेपीसी में जब मुद्दा उठाया गया तो जेपीसी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो मतलब कि नॉट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहां पर बदलाव कर दिया गया इसके अंदर और यह कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जो कि इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ज्यादा सीनियर होगा और वो डिसाइड करेगा कि वो जो लैंड है वो गवर्नमेंट की को बिलोंग करती है या फिर वक्फ को बिलोंग करती है। लेकिन अगेन यहां पर क्या है कि जो पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो ऑपोजिशन का यहां पर कहना है, क्रिटिक्स का यह कहना है कि अल्टीमेटली जो भी ऑफिसर होगा वो तो अपने गवर्नमेंट के ही फेवर में फैसला सुनाएगा। तो इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है कि यहां पर जो पावर है वो गवर्नमेंट को यहां पर सौंप दी गई है। फिर तीसरा यहां पर मुद्दा है, देखो ये समझने की जरूरत है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर। देखो क्या होता है ना कि अभी तक वक्फ की जो प्रॉपर्टीज जिस तरह से मैनेज की जा रही थी उसमें क्या था कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर लैंड है, खाली लैंड है, वहां पर वक्फ ने आए और वहां पर एक प्रकार से आप समझिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दिया या फिर मस्जिद बना दिया, ठीक है। अब वो जो जमीन है उसका कागजात वगैरह किसी के पास नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो जमीन किसको बिलोंग करती है, लेकिन क्योंकि यहां पर लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था तो इसकी वजह से इसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब वो जमीन और किसी को बिलोंग नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी। अभी तक ऐसा चलता आ रहा था, मतलब इसको कहा जाता है वक्फ बाय यूजर। तो अभी क्या है कि ये जो बिल लाया गया है उसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ना वक्फ बाय यूजर की, मतलब डजंट मैटर आप कितने सालों से कोई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है मतलब गवर्नमेंट उसको अपने पास ले सकती है। तो यही सबसे बड़ी चीज है यहां पर जिसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार सरकार इसमें क्यों बदलाव करी है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। और साथ ही साथ क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार से तो देश भर में बहुत से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हो जाएंगे वक्फ के जो स्टेट गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी। तो यह आपका तीसरा मुद्दा हो गया। नेक्स्ट जो चौथा मुद्दा है वो है वक्फ के डेटाबेस को लेकर। देखो यहां पर जो बिल लाया गया सरकार के द्वारा उसमें यह बोला गया कि 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ये कानून इंप्लीमेंट हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर देश भर में जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। और मान लीजिए यहां पर आपने रजिस्टर कर दिया तो कुछ लोग हो सकता है कि इसको लेकर सवाल उठाएं कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ को बिलोंग नहीं करता है, वो गलत तरीके से लिया गया। तो यहां पर क्या होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो उसके बारे में इंक्वायरी करेगा उस पूरे मैटर में। और मान लीजिए अगर आपने वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं किया तो सिंपली क्या करेगी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी अपने पास ले लेगी और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, न्यायपालिका भी नहीं जा सकते। तो इसको लेकर भी यहां पर काफी ज्यादा तनाव बना हुआ है कि सरकार एक प्रकार से मनमानी कर रही है और यहां पर जो प्रॉपर्टीज है वो छीनने की कोशिश कर रही है। ऑल्दो यहां पर मैं आपको बता दूं जो जेपीसी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया है इसके अंदर और कहा है कि कुछ प्रॉपर्टीज अगर मान लो जो ट्रिब्यूनल है वो कह सकती है कि हाँ इस प्रॉपर्टी को अभी रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा तो हम उनको 6 महीने से ज्यादा का टाइम दे देंगे। लेकिन अगेन यहां पर प्रॉब्लम यही आ रहा है जो अपोजिशन का कहना है कि ये
डेटाबेस बनाकर जानबूझकर सरकार प्रॉपर्टीज को अपने अंडर में लेना चाहती है। तो ये चौथा मुद्दा हो गया। और जो आखिरी पांचवा और सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ट्रिब्यूनल के डिसीजन को लेकर। अभी तक क्या है ना कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा जो भी फैसला सुनाया जाता है वो आखिरी होता है, लेकिन इस बिल के माध्यम से सरकार क्या कर रही है कि एक तो ट्रिब्यूनल के अंदर जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, तो उसमें यह कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो मेंबर होगा और साथ ही साथ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का लेवल का ऑफिसर होगा वो भी इसका मेंबर होगा। तो यहां पर क्या है कि अब यह बोला गया है बिल के अंदर कि मान लो अगर ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला सुना भी दिया लेकिन वो फैसला आखिरी नहीं होगा, उसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। तो इसको लेकर भी ये पांचवा बड़ा मुद्दा है कि ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी होना चाहिए, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, यहां पर आप इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें थी। खैर यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि आखिरकार क्या ये जो बिल है सरकार पार्लियामेंट से पास करा पाएगी। देखो जिस प्रकार के नंबर्स हैं, चाहे हम राज्यसभा की बात करें, 245 सीट्स होती हैं राज्यसभा में, अभी तो 9 वेकेंट्स हैं, तो यहां पर 119 मेंबर्स का वोट चाहिए फेवर में और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ऐसा नहीं है कोई स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए 50% प्लस 1 वोट। तो यहां पर आप देख सकते हो जो एनडीए सरकार है उसके पास 121 वोट्स हैं, तो राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। वहीं लोकसभा में तो आप सबको पता ही है कि 293 मेंबर्स हैं एनडीए के पास, तो वहां से भी इजिली ये पास हो जाएगा। लेकिन हां, जो एनडीए की पार्टनर है, एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है बिहार में जेडीयू, ठीक है, नीतीश कुमार जिसके लीडर हैं, उनकी पार्टी की तरफ से एक रिक्वेस्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्लीज इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब पहले जो भी कुछ हुआ उसको आप वैसे ही रहने दो, अब से यहां पर इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होना चाहिए। और ये मुद्दा वही वाला है जो वक्फ बाय यूजर मैंने आपको बताया था ना, कि मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो सरकार वो जमीन आपसे ले सकती है। तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा। लेकिन जेडीयू ये कह रही है कि देखिए नीतीश कुमार ने हमेशा से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भलाई के लिए काम किया है पिछले 19 सालों में, और हम यही चाहते हैं कि पहले जो भी कुछ हुआ, पहले मान लो कोई भी प्रॉपर्टी हुई होगी जो इस समय वक्फ के पास होगी लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, तो यहां पर सरकार को वो जमीन लेनी नहीं चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखते हैं कि बीजेपी जो है क्या वो अपने अलायंस पार्टनर की बात सुनती है नहीं सुनती है, वो तो समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जो मुस्लिम कम्युनिटी है बिहार में वो काफी नाराज है। जैसे कि अभी जो इफ्तार हुआ था उसमें बड़े बड़े जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने नीतीश कुमार की जो इफ्तार पार्टी है उसको बॉयकॉट कर दिया था। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्तों। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विथ रेफरेंस टू हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ वक्फ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 स्टेटमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।